नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2-3 परीक्षा की बात करेंगे। भाग आप पार्ट फर्स्ट के 30 प्रश्न पक्के की बात करेंगे। A to Z यही पूछे जाने वाला है। एक्सपीरियंस ले रहे हैं वर्ग 1 से। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा भाग आ अनिवार्य प्रश्न पत्र करने वाले हैं। अंतिम क्षणों की तैयारी चल रही है। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका यह 10 है। इसके पहले 11 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 7 PM में डेली हमारी लाइव क्लास होती है और इसके पहले पार्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका आई बटन पे इस लाइव क्लास के बाद आपको लिंक मिल जाएगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, जिसमें आपके समान हिंदी, समान अंग्रेजी, सामसिक, तार्किक, रीजनिंग वाले प्रश्न रहेंगे और आपके 10 में महत्वपूर्ण लाजवाब पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। तो पहले हम हिंदी, नॉर्मल हिंदी प्रश्न करेंगे, जनरल हिंदी के प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उत्कृष्ट शब्द का पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताइए। जी हाँ दोस्तों, उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताइए। अपकर्ष, निकृष्ट, निष्कर्ष या विकृत। तो कल हमने बताया था उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होता है, आपका निकृष्ट होता है। कल की क्लास हमने इस प्रश्न को किया था। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है? अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक या अभिषेक। अभिषेक शब्द की शुद्धता की बात कर रहे हैं। तो अभिषेक किस प्रकार से लिखा जाता है? आ होता है और छोटा भी होता है और खा खटकोण वाला खे हो जाता है, तो यह आपका अभिषेक बन जाता है। यानी पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिंदी ग्रामर पोर्शन में हम बता ही चुके हैं किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। इसके पहले अगर आपने क्लासेस ज्वाइन किया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यथा विधि का सही उत्तर बताइए। नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के तहत या नियम अवरुद्ध की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग, कि यथा विधि का जो सही अर्थ होता है, यथा विधि मतलब विधि के अनुसार होना, यथावत वही कार्य होना जो मैंने सोचा था, जो हम सोच रखते हैं, यथावत वही प्रश्न आए जो हम पढ़ रहे हैं। मतलब समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न है, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। किए हुए उपकार को मानने वाला एक शब्द। कृतज्ञ, कृतज्ञ, आभारी या ऋणी। According to testbook.com, सभी बताइए। detailed solution. किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द जो हो जाता है वह हमारा हो जाता है कृतज्ञ। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ क्या होगा? मुहावरे और लोकोक्ति भी पूछी जाती है। वस्तुक्रम ग्राहक अधिक, अभाव की स्थिति में और हानि होना, दिल घबराना या नष्ट भ्रष्ट कर देना। देखिए दोस्तों, कंगाली में आटा गीला होना होता है कि कमी में और कमी होना, यानी नष्ट में भी भ्रष्ट कर देना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। हिंदी व्याकरण के किन स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है? आ, ई, उ, ए। हिंदी व्याकरण के किन स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है? सभी बताइए। कंठ तालव्य की अगर बात करते हैं, ए होता है और ऐ होता है। इन्हें कंठ तालव्य, कंठ तालु कहते हैं। और ए जो बना होता है आपके आ धन ई के संयोग से, छोटी आ धन ई के संयोग से आपका ए बनता है और आ और ए के संयोग से आपका ए बनता है। किसके संयोग से? आ और ऐ के संयोग से आपका क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। तो कंठ तालु दोनों का होता है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके नज़दीक आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, संयोग द्वित्व या स्पष्ट या ईषत् कहते हैं। तो जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे संयोग द्वित्व कहते हैं। द्वित्व व्यंजन की बात करते हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण हैं। सा, दा, मा और बा। देखिए व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण जो हो जाता है आपका शा शरीफ। महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसे मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे घा, फा, झा। और अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे का, गा, जा। वायु प्रवाह बहुत कम होता है। लेकिन व्यंजनों में अघोष एवं ऊष्म महाप्राण की अगर बात करें, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे। जनरल इंग्लिश के प्रश्न करने वाले हैं, सामान्य इंग्लिश के प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एट द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड मेमेंटो। मेमेंटो का यहाँ पे क्या होगा? मेमेंटाइज हो जाएगा, वाई एस लगेगा, ई एस लगेगा, ई एन लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ पे आपका ई एस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि द वर्ड मेंटो टू राइट सफिक्स। कौन सा सफिक्स है? राइट सफिक्स है। और राइट सफिक्स में क्या लगता है? ई एस लगता है। ठीक है, अर्थात मेमोनेंट्स को प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि मीनिंग इसकी मेमेंटो है। समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड योर समबॉडी समथिंग देखा जाए तो मोमेंट में क्या लगेगा? मोमेंटो यानी मोमेंट्स, टी ई एस की बात करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, फॉलोइंग द वर्ड प्रॉपर, पुलिट, मोर्टर, मूवेल। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड को फॉलो करते हुए विच द परफिक्स कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल। सभी में कौन सा परफिक्स यूज होगा? यू एन, एल, आई आर, आई एम। यहाँ पे सभी में जो दिए गए प्रॉपर, पोलिट और मोर्टल में आपका कौन सा होगा? डी ऑप्शन, आई एम होगा। कैसे होगा? देखिए, पहले जो होता है करेक्ट प्रीफिक्स में आई एम का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी मीनिंग क्या होगी? इम्प्रॉपर यानी अनुचित, इम्पोलाइट यानी असभ्य, और इमोर्टल यानी अमर। तो इम की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझना है, एक प्रीफिक्स समझना है और राइट सफिक्स। ठीक है, सफिक्स यानी क्या लगता है? बाद में लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। और जिसे हम क्या कहते हैं? परफिक्स की अगर बात करेंगे तो ये हमारा उपसर्ग की बात कर लेते हैं, तो ये हिंदी में जैसे लगता है। ठीक है, तो करेक्ट परफिक्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच इज परफिक्स कैन बी यूज विथ द फॉलोइंग वर्ड। परफिक्स यहाँ पे बताना है, बी, हैव, गॉइड और यूज। इसमें कौन सा परफिक्स यूज होगा? इन, डाइस, माइस, आर। इसमें क्या होगा? माइस। मिस भी हैव आपने पढ़ा भी होगा, मिस भी हैव, मिस गाइड, मिस यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मिस का प्रयोग हो जाएगा। मिस भी हैव मतलब होता है बुरा व्यवहार करना, मिस गाइड मतलब भ्रमित करना, मिस यूज मतलब दुरुपयोग करना। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लेक्सिकल वर्ड। अब लेक्सिकल वर्ड इनमें से कौन सा है? प्रिंसिपल, इफ, सम, वेदर। देखिए, लेक्सिकल का अर्थ होता है शब्दकोश के शब्द से होते हैं, तो प्रिंसिपल इज द राइट आंसर। क्योंकि दिए गए चारों विकल्पों में पहला जो प्रिंसिपल दिया गया है यह लेक्सिकल वर्ड हो जाएगा। और इफ़, वेदर संदेह या सद को प्रकट करता है, सम एक प्रोनाउन शब्द नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की बात करेंगे, इज द राइट आंसर। अगला जो देगा कि वर्ब ऑफ द अल्टरनेशन। अब अल्टरनेशन में यहाँ पे वर्ब हमें सही करना है, तो हमारा अल्टरनेट हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, अल्टरनेट इज द वर्ब ऑफ द नाउन ऑफ द अल्टरनेशन।
वुड यू बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर अल्टरनेट। तो सारी चीज़ें समझ चुके हैं, अब बात करेंगे रीजनिंग वाले प्रश्नों की। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन रीजनिंग के प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए, जैसा हम डेली करते हैं? रीजनिंग, तार्किक, समसामयिक वाले प्रश्न करते हैं। जो संबंध दोस्तों DLJY से है वही संबंध AOGB से है, तो QTDW का संबंध किससे होगा? एक क्वेश्चन इस प्रकार का है। देखिए, D का A का संबंध -3 का है, L और O का संबंध +3 से है, J और G का संबंध -3 से है, और Y और B का संबंध +3 से है, यानी -3 +3 -3 +3। तो Q में हम -3 करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है? N आता है। T में +3 करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है? W आता है। D में -3 करते हैं A आता है। W में +3 करते हैं Z आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे? NWAZ। तो NWAZ किस में दिया गया है? B ऑप्शन में दिया गया है। तो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी बाद अगला प्रश्न करेंगे। जो संबंध रूस का मास्को से है वही संबंध नॉर्वे का किससे होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मास्को या रूस की राजधानी है और यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी है, और जो नॉर्वे कहला जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ठीक है। और यह नॉर्वे यूरोप का महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? नॉर्वे यूरोप के महाद्वीप पर स्थित है। अब अनुपात वाले प्रश्न कर लेते हैं। 12 का संबंध 576 का किससे होगा? जो संबंध 944 का 672 से है। इस प्रकार को प्रश्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित है। 576/12 कीजिए, आपका विभाजित हो जाएगा। उस प्रकार 1944 की अगर बात करते हैं तो भी आपका विभाजित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं विभाज्यता की बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अन्य विकल्प आपके 16, 20, 14, 1944 को नहीं काट रहे हैं, केवल 18 ही काट रहा है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। उस विकल्प चयन जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले से है। मतलब आपने समझ लिया, बहुत आसान से। दूसरी संख्या का पहले का संबंध क्या है? -350 में -223 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 127। और 519 में अगर हम 736 - 519 करते हैं तो हमारी संख्या आती है 217। तो 127 इसमें भी आ रहा है, 127, ठीक है, 2 एक साथ आ रहा है, तो उपयोग किया गया है, जबकि ऐसा अन्य विकल्प में नहीं, केवल 127 आ रहा है संख्याएं। तो रीजनिंग किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब आपका माइंड किस लेवल का है, किस लेवल तक उस ऑप्शन पर पहुंच रहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की बात करें। देखिए, बी के बाद ई आ गया, यानी कि CDE +3 हो गया। ए के बाद एक्स दिया गया यानी -3। सी के बाद W यानी +3। सी के बाद F दिया गया, सॉरी क्या दिया गया? सी के बाद W नहीं दिया गया, सी के बाद F दिया गया, तो +3, यानी कि यही +3 -3 +3 -3 चल रहा है। पहले में +3 करेंगे तो W में +3 करते हैं तो हमारी संख्या आती है Z। O में -3 करते हैं तो L आता है। U में +3 करते हैं तो R आता है। और सॉरी +3 -n+3, ठीक है। U में भी आपका +3 आ गया। इसके बाद N के बाद हमारा आएगा Q, D का संबंध G का, और S का संबंध होगा B से। तो
जो हमारा ये किस ऑप्शन में दिया गया, ZLRQGW, ZLRQGW, जी भी, यानी कि जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न उसी प्रकार से है, इस प्रश्न को आप लोग करेंगे। पैटर्न में बता देता हूँ, पैटर्न आपको बता दूंगा तो आपको आसानी होगी। पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पैटर्न देखिए डिफिकल्ट कैसे है, BQFUTM। पैटर्न ऐसा है, देखिए ABPQTUEFLMST, ऐसे संबंध है। ठीक है, तो इसका जो संबंध आएगा, ई के बाद आएगा क्या हमारा यहाँ पे एफ आ जाएगा, और एन के बाद ओ आ जाएगा, और ये संबंध टी के बाद सी और टी का जो संबंध हो जाएगा एन ई एंड सी का डी, टी का यू से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी FOUDSB, FOUDSB, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये न्यूमेरिकल आपका दिया गया है, अनुपात वाला प्रश्न दिया गया है, तो ध्यानपूर्वक पहले समझ लीजिएगा। अनुपात वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए 23 - 2 = 21 होता है, और 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। ठीक ही उसी प्रकार 28 - 2 = 26 होता है, और 26 का वर्ग होता है 676, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में देंगे। PDK का संबंध QFN से है, तो SJQ का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना। ये मॉक क्वेश्चन सभी के लिए दिया जा रहा है। चलिए अब पेडागोजी के प्रश्न कर लेते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं पेडागोजी के प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? चलिए पेडागोजी के प्रश्न कर लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा निम्न के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक शिक्षा का जब भी बात की जाती है तो हमारे दिमाग में या हमारे माइंड में एक ही चीज़ क्लियर होती है। ठीक है, और वो चीज़ कौन सी है ये आपको बताना है। सभी लोग बताइए वो चीज़ आपकी कौन सी क्लियर होती है, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर आ चुका है हमारे स्क्रीन बॉक्स में, और हम बात करेंगे महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्लाज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की एक इकाई है। क्लाज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की इकाई है। सभी लोग बताइए क्लाज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की एक इकाई है। छवि, अवधारणा, भाषा या विचार। सभी लोग बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, और इसका सही आंसर जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और सही आंसर क्या है सभी लोग बताइए। अगर आपसे बन रहा है बेफिक्र आप लोग बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। राइट ऑप्शन आ चुका है भाषा। क्लाज ऑफ फ्रेज किसकी अवधारणा की एक इकाई है, भाषा की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है। छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? मामले का अध्ययन, व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोगात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण। छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है, वह विधि आपको बताना है यहाँ पे। सभी लोग बताइए वह आपकी विधि कौन सी हो जाएगी।
4 ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन आपका सही दिया गया है और वह ऑप्शन जो सही हो जाएगा, व्यवस्थित अवलोकन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मानवों में जीन इनमें स्थित होता है? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली या गुणसूत्र क्रोमोसोम में? तो मानवों में जीन जो है किनमें स्थित होता है, सभी लोग बताइए। तो मानवों में जीन जो है गुणसूत्र की बात करेंगे, क्रोमोसोम की बात करेंगे। छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक किसमें अधिक सक्षम होते हैं? शिक्षण के दौरान धीमी गति, अधिक व्यक्तिगत अनुभवों को बताने, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देशन देने में, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह पर उपयोग करने में। तो छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक किसमें अधिक सक्षम होते हैं? तो छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देशन देने में सक्षम होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह किसका संकेत? कार को व्यवसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता, कार यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चा सीखने में असमर्थ है। तो एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह जो संकेत कर रहा है, यह आपके कार यांत्रिक रूप से दोहराव वाले की बात कर रहा है। वही कार बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चा जो है ऊब जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसमें अधिगम के साथ अधिक संबद्ध होते हैं? औपचारिक वातावरण, अनौपचारिक वातावरण, भौतिक वातावरण या सामाजिक वातावरण? तो शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसमें अधिगम के साथ अधिक संबद्ध होते हैं, सभी बताइए। तो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वह अनौपचारिक वातावरण में अधिगम के साथ अधिक संबंध होते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है जो अक्षम व्यक्ति को दी जाती है, दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को दी जाती है, बुद्धिमान लोगों को दी जाती है, या औपनिवेशिक मुखियाओं द्वारा स्थापित की गई है। तो विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है जो अक्षम व्यक्तियों को दी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। बुद्ध के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को किस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था? 1916, 1903, 1908 या 1900 की बात करें, सभी बताइए। बुद्ध के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को इस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था? तो राइट ऑप्शन आ चुका है और प्रश्न आपका सभी लोग बताइए। अगर आपको पता है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते, बता सकते हैं लाइव क्लास के माध्यम से। डेली हमारी 7 PM में लाइव क्लास होती है, तो वह होगा 1916। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। पदकल्पित प्रयोजनवाद, फिक्शनल फाइनलिज्म इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्किनर के द्वारा, फ्रायड के द्वारा, एडलर के द्वारा या E.P. पॉलाव के द्वारा? पदकल्पित प्रयोजनवाद, फिक्शनल फाइनलिज्म किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सभी लोग बताइए। ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में दिया जा रहा है। देखते हैं आप लोग कितना खोजबीन करते हैं और कितना आप लोग अंत तक वीडियो देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग लाइव क्लास में अंत तक वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। कमेंट के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कौन कौन से आंसर कमेंट यहाँ पे कर रहा है। डेली हमारी 7 PM में लाइव क्लास होती है। जल्दी आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। एडमिट कार्ड जैसे आएगा आपको चैनल की तरफ से सूचित कर दिया जाएगा। TT फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी को पता चल जाएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास 7 PM में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।